पुरुष को शुरुआत में मिला पौराणिक कार्ड सिस्टम, चाहे वो बेकार सफेद कार्ड ही क्यों ना हो, वह उसे अपग्रेड करके सबसे ऊंचा महाकाव्य कार्ड बना सकता है और सभी राक्षसों की अपनी परिस्थितियों को समझ सकता है। यहाँ तक कि जो नर्क का राजा आसमान को तबाह कर सकता है, उसे भी वह बस थोड़ा सा हाथ लगाकर कार्ड में कैद करके अपना बना सकता है। असल में ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ राक्षसों का कहर है। इंसानों को जीवित रहने के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ानी होगी। और लिंग हुआंग भले ही रीइंकार्नेट होकर आया हो, लेकिन उसके पास न तो कोई खास सहायक सिस्टम है और न ही कोई लड़ने की क्षमता। उसकी उम्र भी सिर्फ 91 दिन ही बची है। आम दिनों में उसकी छोटी बहन लिंग जिंग अक्सर उससे नाक भौं चढ़ाती है। आज वह हमेशा की तरह बर्तन साफ कर रहा था, तभी बहन के कमरे से अचानक चीखने की आवाज आई। लिंग हुआंग तुरंत दौड़कर गया और पैर ठोककर दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी बहन डर के मारे जमीन पर बैठी है और खिड़की तोड़कर एक खून चूसने वाला राक्षस अंदर आ गया है। उसने तुरंत उसकी तरफ बैग फेंका और बहन को कंधे पर उठाकर भागने लगा। लेकिन उस खून चूसने वाले राक्षस को कुंवारी लड़कियों की गंध सूंघने की बहुत तेज क्षमता थी, इसलिए लिंग हुआंग ने अपनी बहन को अलमारी में छुपा दिया। उसने सोचा कि वैसे भी इस दुनिया में उसके पास कुछ नहीं है, तो मरने से पहले एक बार अपनी बहन की अच्छे से रक्षा कर ले। फिर वह अकेले ही उस खून चूसने वाले राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। जब उसने देखा कि वह राक्षस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो लिंग हुआंग ने तुरंत जेब से पिस्टल निकाली और उसके माथे पर लगातार कई गोलियां दाग दी। लेकिन गोलियां उस राक्षस के खूनी शील्ड पर बेअसर हो गईं। लिंग हुआंग ने पहचान लिया कि यह खूनी ऊर्जा का ठोस रूप है, जिसे कम से कम कान से लेवल पर ही समझा जा सकता है। इसलिए वह तुरंत मुख्य दरवाजे की तरफ भागा ताकि उस राक्षस को इस बिल्डिंग से दूर ले जा सके। लेकिन वह राक्षस इतना तेज था कि पलक झपकते ही उसके सामने आकर अटैक कर दिया। लेकिन लिंग हुआंग ने बचते हुए कुछ गड़बड़ी महसूस की। उसने देखा कि उस राक्षस की छाती पर एक भयानक दरार थी, जिसकी वजह से उसके अटैक धीरे पड़ने लगे थे। लिंग हुआंग ने राहत की सांस ली। उसे पता चल गया कि ये राक्षस हंटर एसोसिएशन की घेराबंदी से भागकर आया है, तो अगर वह लड़ाई को लंबा खींचेगा तो ये अपने आप ढेर हो जाएगा। लेकिन उस राक्षस को भी अपनी स्थिति का अंदाजा था, इसलिए वह हर बार पूरी ताकत से हमला कर रहा था। आखिरकार लिंग हुआंग बच नहीं पाया और एक जोरदार हिट लगने के बाद उड़ गया। जैसे ही वह राक्षस बुरी तरह से उस पर झपटा, लिंग हुआंग ने पिस्टल निकालकर खुद को हिम्मत दी और लगातार 3 गोलियां उस राक्षस की तरफ दाग दी। लंबी लड़ाई की वजह से उस राक्षस की खूनी शील्ड अब गोलियों को नहीं रोक पाई। वह जोरदार आवाज के साथ सड़क पर जा गिरा और टूटे फूटे बॉडी के साथ उठकर विरोध करने लगा। लेकिन लिंग हुआंग को पता था कि लड़ाई में दुश्मन को मारे बिना छोड़ना कितना खतरनाक होता है, इसलिए उसने तुरंत उसके माथे पर तब तक गोली चलाई जब तक कि उसकी पिस्टल खाली नहीं हो गई। वह राक्षस अब पूरी तरह मर चुका था। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो आई। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, पहली हत्या करके असिस्टेंट सिस्टम एक्टिवेट किया। चूंकि आपने लेवल पार करके हत्या की है, इसलिए आपको एक अपग्रेड कार्ड और एक रैंडम कार्ड निकालने का मौका मिलता है। इस अचानक मिले असिस्टेंट सिस्टम ने लिंग हुआंग को हैरान कर दिया। तभी आधी हवा में एक छोटा कुत्ता दिखाई दिया। हाँ, तुम्हारा पौराणिक कार्ड सिस्टम मैं ही हूँ। इस बात ने लिंग हुआंग को डरा दिया। छोटे काले ने उसे घूरता देखकर थोड़ी शर्म महसूस की। ऐसे मत देखो मुझे, जल्दी से देखो क्या तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिला है। लिंग हुआंग ने तब देखा उसके सामने 3 कार्ड रखे हैं। सोने वाला कार्ड अपग्रेड कार्ड था और बाकी 2 सफेद कार्डों में उसका अपना स्पेशल कार्ड था, और दूसरा वह खून चूसने वाला राक्षस था जिसे उसने अभी मारा था। लिंग हुआंग ने देखकर घृणा दिखाई। उसके अपने स्टैट्स उस खून चूसने वाले राक्षस से भी कम थे। छोटे काले ने बेरहमी से कहा, इस दुनिया में कार्डों की एक कैटेगरी व्यवस्था है, कमजोर से मजबूत, सफेद, हरा, नीला, बैंगनी और सबसे ताकतवर सुनहरा पौराणिक कार्ड, और जो कार्ड तुम्हारे पास हैं वो सबसे घटिया हैं। ये सुनकर लिंग हुआंग को अचानक याद आया, उसके पास एक बार कार्ड निकालने का मौका तो है, कहीं वह किस्मत से अच्छा कार्ड निकाल ले। छोटे काले ने तुरंत उसकी ये उम्मीद तोड़ दी। ये पूरी तरह से तुम्हारी लक पर निर्भर करता है। लिंग हुआंग फूट फूट कर रोने लगा। रीइंकार्नेशन से पहले भी वह हर बार सबसे घटिया कार्ड ही निकालता था। उसकी लक इतनी खराब थी कि पूरे सर्वर में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी छोटे काले को किसी के करीब आने का एहसास हुआ और वह आधी हवा में गायब हो गया। लिंग हुआंग की आंखों में एक काली चड्डी वाली खूबसूरत टांग दिखाई दी और आने वाला शख्स हंटर एसोसिएशन की मशहूर हंटर ली लैंग निकला। वह लिंग हुआंग से कंफर्म करने आई थी कि क्या ये खून चूसने वाला राक्षस उसने अकेले मारा है। लिंग हुआंग ने थोड़ा गर्व महसूस करते हुए कहा कि हाँ, उसने खुद मारा है। ली लैंग थोड़ी हैरान हुई। उसने देखा कि लिंग हुआंग ने अभी तक आयरन लेवल को भी पार नहीं किया था, तो वह आखिर अकेले कैसे मार सकता था। तभी लिंग हुआंग को अपनी बहन की याद आई और वह बिना कुछ समझाए घर की तरफ भागा। सौभाग्य से उसकी बहन सुरक्षित थी, बस नष्ट हुए घर के मलबे पर खड़ी थी। उसने लिंग हुआंग को सुरक्षित देखकर आंसू नहीं रोक पाई। पीछे से आई ली लैंग ने यह देखा, अंगूठी से एक रत्न निकाला और डैमेज हुए घर को स्कैन करने लगी। लिंग हुआंग ने उत्सुकता से पूछा कि ये क्या है, तो ली लैंग ने बताया कि ये एक सोने के लेवल का वेपन है जो आसपास के सीन को तुरंत रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे घर के नुकसान के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। लिंग जिंग ने यह सुनकर लालच से देखा। वह जानती थी कि यह वेपन बहुत कीमती है। लिंग हुआंग ली लैंग की तारीफ करने लगा, जिससे वह खुश हो गई और उसने लिंग जिंग को 30,000 कीमती जीवन ऊर्जा दे दी। फिर ली लैंग लिंग हुआंग के पास आई और उससे पूछा कि उसने ये राक्षस कैसे मारा। लिंग हुआंग ने बताया कि उसके पास तो कोई बढ़िया वेपन नहीं है, उसने सिर्फ देखा कि ये राक्षस पहले से ही बुरी तरह घायल था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर मार दिया। ली लैंग ने उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा कि अगर उसे अपनी टूटी हुई उम्र को ठीक करने का कोई तरीका मिल जाए तो वह एक बहुत बड़ा ताकतवर इंसान बन सकता है। कुछ बातें करने के बाद वह चली गई और कहा कि कल कोई घर की मरम्मत के लिए आएगा। लिंग हुआंग जब टूटे फूटे
लौटे घर में वापस आया तो बहन लिंग सिंह गहरी नींद में थी। आज की घटना ने उसे समझा दिया कि भले ही उसकी जान बची कम हो, लेकिन बहन की रक्षा के लिए ताकतवर बनना ही होगा। उसने तुरंत छोटे काले को बुलाया और कहा कार्ड निकालने का मौका इस्तेमाल करना है। तभी 12 कार्ड उसके सामने हवा में आकर लटक गए। काफी सोच विचार के बाद उसने बीच वाला कार्ड चुन लिया। एकदम से गहरे नीले रंग का कार्ड सुनहरा हो गया। बधाई हो, पोस्ट को टास्क कार्ड मिला। कृपया 1 महीने के अंदर प्रीपेड हंटर बने। इनाम होगा एक वॉइडलेस कार्ड। अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए गोल्डन फिंगर खो देंगे। ये टास्क देखकर लिंग हुआंग को बहुत पछतावा हुआ। प्रीपेड हंटर की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम ब्लैक आयरन लेवल तक पहुंचना जरूरी था। सच में उसकी बदकिस्मती पहले वाली दुनिया में भी थी और इस दुनिया में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन ये टास्क करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये पलटने का एकमात्र मौका था। इसलिए अगली सुबह वो बहन को स्कूल छोड़ने के बाद छोटे काले से सलाह करने लगा कि हंटर परीक्षा में कैसे भाग लिया जाए। अब उसके पास राक्षस बुलाने वाला कार्ड था। वो नकली पश्चिमी जादूगर बनकर फॉर्म भर सकता था, लेकिन ब्लैक आयरन 3 सितारा राक्षस की ताकत काफी नहीं थी। अगर उसकी कमजोरी पकड़ी गई तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लिंग हुआंग ने सोचा कि एडवांस कार्ड से उसे अगले लेवल में बढ़ा देना चाहिए। उसने राक्षस का कार्ड तोड़कर चूर चूर कर दिया और वो टुकड़े जमकर एक जवान लड़के में बदल गए। लिंग हुआंग ने तारीफ की, इंसान जैसा भेष इतना सही है। फिर उसने एडवांस कार्ड उस पर फेंक दिया। बस एक झटके में राक्षस के बाल काले से सफेद हो गए और वो बुदबुदाने लगा, मुझ में कोई गलती नहीं है, ये दुनिया गलत है। लिंग हुआंग ने सोचा आमतौर पर सफेद बालों वाले कार्टून किरदार बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए उसने उसका नाम रख दिया बाई। राक्षस जिसे नाम मिल गया था सितारों में बदलकर वापस लिंग हुआंग के हाथ में कार्ड बन गया। लिंग हुआंग ने देखा कि बाई भले ही एडवांस हो गया था, लेकिन उसकी ताकत ब्लैक आयरन 3 सितारा ही थी। छोटे काले ने सादगी से समझाया, क्योंकि तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए वो सिर्फ इतनी ही ताकत दिखा सकता है। बुलावे पर आने वाले की ताकत उसके बुलाने वाले पर निर्भर करती है। ऐसा मामला बहुत दुर्लभ है। लिंग हुआंग गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सोच ही रहा था कि कुत्ते को पकाकर खाने की बात करे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो 2 मजबूत आदमी खड़े थे। तुम ही हो लिंग हुआंग? उनकी तेज आवाज से लिंग हुआंग डरकर बार बार सिर हिलाने लगा, मगर अचानक उन दोनों का व्यवहार नरम पड़ गया। लिंग साहब, हम सरकार की तरफ से आपके घर की मरम्मत करने आए हैं। आप जैसी मरम्मत चाहें बता सकते हैं, 5 दिन में काम खत्म कर देंगे। तब तक हम आपको मुफ्त में रहने की जगह देंगे। लिंग हुआंग ने डरते डरते सोने का कार्ड लिया। यकीन नहीं हुआ कि ये 6 सितारा होटल एन रिहाइव का कमरा कार्ड था। असल में घर टूटना सरकार की गलती माना गया, इसलिए मुआवजा बहुत अधिक मिलता है। लिंग हुआंग दोपहर में बहन की छुट्टी पर लेकर उस होटल में पहुंचा। वहाँ का माहौल काफी शानदार था और खाने पीने से लेकर शराब तक सब मुफ्त था। दोनों भाई बहन ने सबसे महंगी चीजें उठानी शुरू कर दी। तभी अचानक शोरगुल वाले रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। एक जांघियाओं पहने, चेहरे पर घाव का निशान ले आदमी धीरे धीरे अंदर आया और लिंग हुआंग के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। लिंग हुआंग को शक हुआ। उसने बिना कुछ कहे बहन को लेकर कमरे में जाने का फैसला किया। उसे लगा जैसे वो जांघिया वाला आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। अचानक उस आदमी ने भी खाना छोड़ा और लिंग भाई बहन के पीछे हो लिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर लिंग हुआंग ने घबराकर पूछा, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने बिना कुछ कहे 301 नंबर का दरवाजा खोल दिखाया। मैं तो बस अपने कमरे में जा रहा हूँ। लिंग हुआंग को बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो बहन को लेकर अपने कमरे में घुस गया। बहन ने उसकी चिढ़ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुम बहुत संदिग्ध हो गए हो। ऐसे होटल में कोई झगड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिंग हुआंग ने भी सोचा शायद पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया है, इसलिए दिमाग बहुत तनाव में है। उसने बहन को सुलाया और फिर प्रीपेड हंटर परीक्षा से जुड़े वीडियो देखने लगा, ताकि टास्क को पूरा करने में कोई मदद मिल सके। लगभग 20 से अधिक वीडियो देख जब वो आराम करने लगा, तभी उसने देखा कि नीचे सड़क पर एक जानी पहचानी छाया थी। उसे नहीं समझ आया कि वो जांघिया वाला आदमी रात के 12 बजे कहाँ जा रहा था। वो आदमी अपने दाहिने हाथ में तलवार थामे था और लगातार तलवार के 18 दांव कर रहा था। लिंग हुआंग को देखते ही बड़ी समझ खुली। उसके पास सबसे बड़ी कमी थी लड़ाई के ताकतवर दांवों की। उसने उस आदमी की हर हरकत को बड़ी गौर से देखना शुरू कर दिया। उसी रात वो 18 दांव याद करके ही मानने वाला था। सुबह होते ही एक क्रेन पक्षी उसके कमरे में आया। असल में लिंग हुआंग ने रात को ही परीक्षा के लिए ढेरों सामान ऑर्डर कर दिए थे, जिसमें से एक ब्लैक आयरन स्तर की मानक लड़ाई वाली तलवार उसे सबसे ज्यादा पसंद आई। वो रात में देखे गए तलवार के दावों को याद करता हुआ तलवार चलाने लगा। जब उसने 5वीं बार तलवार चलाई तो अचानक सामने एक सुझाव बॉक्स आया। बधाई हो, फाइट स्किल कार्ड बिग वेस्ट स्वॉर्ड एसेंस का एक टुकड़ा मिला। लिंग हुआंग ने छोटे काले को बुलाकर पूछा, ये स्किल टुकड़ा क्या है? छोटे काले ने कहा, जब तमाम टुकड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो ये फाइट स्किल तुम्हारी हो जाएगी। लिंग हुआंग खुश हुआ कि बस कुछ बार और अभ्यास करूं तो आसानी से इकट्ठे हो जाएंगे, मगर छोटे काले ने पानी ठंडा कर दिया। ये सपना मत देखो, तुम्हें तभी एक टुकड़ा मिलेगा जब तुम्हारी नकल करने की क्षमता 80% होगी। अगर और टुकड़े चाहिए तो 100% नकल करनी पड़ेगी। लिंग हुआंग तो थककर जमीन पर गिर गया। 300 में से सिर्फ 21 टुकड़े ही मिल पाए थे। तभी उसकी बहन लिंग सिंह और होटल का मालिक उसके कमरे में आए। मालिक ने प्यार से उसे 1 कप शांति वाली चाय दी और कहा कि कुछ भी चाहिए तो बताना। इतना कहकर वो चला गया। लिंग सिंह ने एक सूटकेस लिंग हुआंग के सामने रख दिया। भैया, ये शिकारी संघ ने राक्षस मारने के इनाम में दिया है। लिंग हुआंग जानना चाहता था कि इनाम में आखिर क्या मिला है। उसने सोचा भी नहीं था कि इनाम होगा सबसे नया ब्लैक आयरन गन ब्लैक शैडो, जो पिस्तौल और स्नाइपर दोनों तरीकों से काम कर सकती थी। मगर बंदूक नाम को चलाने के लिए लाइफ एनर्जी चाहिए और लिंग हुआंग अभी उतने लेवल पर नहीं था, इसलिए अभी जरूरत थी बिग वेस्ट स्वॉर्ड एसेंस पूरा करने की। अगले दिन अभ्यास करते हुए लिंग हुआंग ने देखा कि ना सिर्फ उसकी हरकत पहले से कहीं ज्यादा सहज हो गई थी, बल्कि टुकड़े मिलने की दर भी काफी बढ़ गई थी। उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी और वो लगातार अभ्यास करता जा रहा था। अगले दिन लिंग सिंह आंख खोलकर देखती रह गई। काशी का रेखा ठाक खाई उसका भाई अभी भी तलवार चला रहा था। उसने बहुत हिचकिचाते हुए एक छोटी सी आवाज में भाई को अलविदा कहकर स्कूल
चली गई। लिंग हुआंग शाम के 5 बजे तक लगातार अभ्यास करता रहा और आखिरकार 300 टुकड़े इकट्ठे हो गए। वो दुर्लभ स्किल बिग वेस्ट स्वॉर्ड एसेंस भाग 1 इस्तेमाल करने योग्य हो गई थी। सिस्टम से सूचना मिलते ही उसने तुरंत कार्ड जोड़ने को हामी भर दी। एकदम से एक सुनहरा कार्ड उसके दाहिने हाथ में आ गिरा। लिंग हुआंग ने देखा वो स्किल कार्ड तो भाग 1 था और भाग 2 भी था। तभी छोटा काला उसे समझाने आया कि अगर दोनों भाग इकट्ठे हो जाएं तो ये स्किल महाकाव्य एपिक बन जाएगी, मगर भाग 2 तो बहुत पहले ही खो चुका है। ये सुनकर लिंग हुआंग ने थोड़ा माथा झुकाया। वो जानता था कि बिग वेस्ट स्वॉर्ड एसेंस भाग 1 उसने उस जांघिया वाले आदमी को देखकर सीखी थी, इसलिए वो सीधे सामने 301 नंबर के कमरे पर गया और आदर से झुकते हुए बोला, 3 दिनों तलवार सिखाने के लिए शुक्रिया। उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस बोला, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुमने खुद चोरी से देखकर सीखा, तुम जितना सीख सके तुम्हारी अपनी काबिलियत है। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लिंग हुआंग को निराशा हुई। वो तो सोच रहा था कि स्किल के भाग 2 के बारे में भी पूछेगा, लेकिन अब लगा परीक्षा के बाद ही फिर से मिलने की कोशिश करना उचित होगा। दोपहर में लिंग सिंह स्कूल से आई तो उसके भाई ने बताया कि हमारा घर ठीक हो गया है और कल हम वापस जा रहे हैं। ये सुनते ही वो एक हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह पिचक गई। लिंग हुआंग समझ गया उसे यहाँ की शानदार जिंदगी छोड़ने का दुख था। उसने वादा किया कि वो एक दिन उसे उससे भी अच्छी जिंदगी देगा, उससे 100 गुना बेहतर। दूसरी तरफ जांघिया वाला आदमी होटल मालिक के कमरे में था। मालिक, मैं अब भी नहीं समझा, ये लड़का बस किस्मत से एक राक्षस मार बैठा, इसकी जीवन रेखा टूटी है, 2 महीने से ज्यादा नहीं जी सकता, आखिर क्यों आपको ये इतना पसंद आया? होटल मालिक ने शांति से मुस्कुराकर कहा, वो ये, तुम मुझे इतने दिनों से जानते हो, बताओ क्या मैंने कभी शहर में किसी को देखने में गलती की है? वो ही चुप हो गया, फिर बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन मालिक आपकी पहचान बहुत खास है, आपको इस संसार के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, फिर आपने मुझसे इसकी तलवार में मदद क्यों करवाई? होटल मालिक बोला, चिंता मत करो, मैं जो भी करता हूँ उसकी कोई ना कोई सीमा होती है, तुम संपर्क में आए हो, बताओ कैसा लगा? वो इन्हें सीधे कहा, स्वभाव अच्छा है लेकिन ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है, उस शिकारी लड़की लीलैंग से बहुत दूर है। होटल मालिक ने फिर मुस्कुराकर कहा, सच में? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें बिग वेस्ट स्वॉर्ड एसेंस का ऊपरी हिस्सा सीखने में कितने दिन लगे थे? वोई का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, वो सोच में पड़ गया। बिग वेस्ट स्वॉर्ड एसेंस देखने में साधारण लगता है, लेकिन असल में तलवार की काफी गहरी समझ चाहिए। वो खुद रोज 18 घंटे से भी ज्यादा अभ्यास करता था और उसे अपने आप को ये सीखने में पूरे 103 दिन लगे थे। होटल मालिक थोड़ा मुस्कुराया, तुम तो जन्मजात तलवार के धनी हो, तुम्हें 103 दिन लगे और इस लड़के को सीखने में सिर्फ 3 दिन लगे। वोई के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास था। होटल मालिक ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बस बोला, तैयार हो जाओ, कल चलना है। अगली सुबह लिंग भाई बहन जब अपने घर पहुंचे तो देखते ही रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सामने वाला 3 मंजिला शानदार बंगला उन्हीं का घर है। एक बीच की उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए उनकी आगवानी कर रहा था। लिंग साहब, घर के नवीनीकरण से खुश तो है ना? लिंग हुआंग बेशक खुश था, लेकिन वो जानता था कि राक्षसों से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए इतना उम्दा मानक नहीं दिया जाता। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, आप ली युवती के दोस्त हैं, हम आपकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लिंग हुआंग पूछे बिना नहीं रह सका, ली लैंग आखिर असल में कौन है? उस आदमी ने समझाया कि उसके पिता 7वें क्षेत्र के शिकारी संघ के उपाध्यक्षों में से एक हैं और उसकी माँ 7वें क्षेत्र की सरकार में पार्षद है, इसलिए उसके घर के नवीनीकरण पर खास ध्यान दिया गया था। ये सुनकर लिंग हुआंग को हैरानी हुई। उसे नहीं पता था कि ली लैंग की पहचान इतनी ऊंची थी, लेकिन वो समझ गया कि ये घर का मामला अप्रत्याशित फायदा था। अब तो असली काम पर ध्यान देने की जरूरत थी। 3 दिन बाद प्रीपेड हंटर परीक्षा शुरू हो रही थी। उसे इसमें चमकना ही था, टास्क पूरा करना ही था, तभी जाकर उसका गोल्डन फिंगर बचता। इस बार परीक्षा का मुख्य परीक्षक एक पन्ना है और परीक्षा का टॉपिक है सर्वाइवल। 15 दिनों में 1500 किलोमीटर का रेगिस्तान पार करना और एक पहाड़ पार करके आखिर में एक ठिकाने तक पहुंचना। परीक्षा में कोई खाना साथ ले जाने की इजाजत नहीं है, सब कुछ रेगिस्तान में खुद ढूंढना होगा। सारे कंपटीटर पानी के लिए होड़ करने लगते हैं, लेकिन लिंग हुआंग उल्टी दिशा में चला जाता है। वह जानता है कि अपनी ताकत से वह मुश्किल से आधा रास्ता ही तय कर पाएगा, इसलिए वह रेगिस्तानी राक्षस को अपना सवारी बनाने का फैसला करता है और वह राक्षस है शातू। छोटा काला उसे वार्निंग देता है कि शातू झुंड में रहते हैं, वह अकेले पूरे झुंड का सामना नहीं कर सकता। लिंग हुआंग हल्के से मुस्कुराता है, वह कभी अकेला नहीं होता। रात के अंधेरे में जब सारे शातू सो रहे होते हैं तो लिंग हुआंग एक पत्थर फेंककर एक शातू को जगाता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। गुस्से में वह शातू लाठी लेकर उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन तभी एक काली परछाई उसका सिर काट देती है और वह परछाई है चुपके से घात लगाए बैठा बाई। लिंग हुआंग उसकी ताकत देखकर उंगली दिखाता है, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको जीवन रोशनी मिली। सफेद जीवन रोशनी तेजी से लिंग हुआंग के शरीर में समा जाती है और उसकी टूटी हुई उम्र की डिस्क को धीरे धीरे ठीक करने लगती है। छोटा काला बताता है कि बाई की उम्र की डिस्क भी उसी से जुड़ी है, इसलिए जब बाई को जीवन रोशनी मिलती है तो वह अपने होस्ट को दे देता है। लिंग हुआंग बहुत उत्साहित हो जाता है। अब उसकी उम्र की डिस्क 28 जगह रोशन हो चुकी है, जिससे उसकी जिंदगी में 840 दिन बढ़ गए। वह बाई के साथ मिलकर शाटू के अड्डे की तरफ दौड़ता है। उन दोनों की मिली भगत के सामने वह ब्लैक आयरन लेवल के राक्षस कुछ भी नहीं थे और उसे लगातार जीवन रोशनी और राक्षसों के टुकड़े मिलते रहते हैं। छोटा काला उसे याद दिलाता है कि पहले सभी 150 खाली उम्र के स्थानों को रोशन करना होगा, फिर सभी भूरे उम्र के स्थानों को एक्टिवेट करके ही वह ब्लैक आयरन लेवल को पार कर पाएगा। ये सुनकर लिंग हुआंग में जोश आ जाता है। उसके लिए ताकत बढ़ाना पहले असंभव था, लेकिन अब राक्षसों को मारकर वह उम्र बढ़ा सकता है तो वह बिना किसी डर के अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। तभी पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है और शातुओं का मुखिया गुस्से से भरकर उन पर टूट पड़ता है। लिंग हुआंग डर जाता है, उसे लगता है कि छोटे को मारने से बड़ा आ गया है। वह तुरंत बाई के साथ दोनों तरफ से पलटवार करता है, लेकिन मुखिया कांस्य लेवल का राक्षस है, साधारण हमले उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लिंग हुआंग जानता है कि अगर यूं ही देर की तो वह और बाई दोनों मर जाएंगे, इसलिए वह खुद ही उसका ध्यान भटकाने लगता है जिससे बाई पीछे से हमला कर सके। लेकिन वह राक्षस बहुत फुर्तीला था, उसकी तीनों आंखों ने देख लिया कि लिंग हुआंग ही सब कुछ तय कर
रहा है और वह सीधा उस पर झपट पड़ता है। लेकिन यही लिंग हुआंग की असली चाल थी। उसने तुरंत पिस्टल में नया मैगजीन लगाकर लगातार आंखों पर गोली चलाई और उसकी तीनों आंखों को सटीकता से उड़ा दिया। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको राक्षस कार्ड शातू रेयर किस्म मिला। लेवल पार हत्या के लिए रिवॉर्ड में एक अपग्रेड कार्ड मिला। लिंग हुआंग बहुत हैरान होता है कि उसकी बदकिस्मत आदत के बावजूद उसे पूरा कार्ड मिल गया। हालांकि छोटा काला थोड़ी निराशा जताता है, लेकिन लिंग हुआंग को कोई शिकायत नहीं है। उसे लगता है कि इस राक्षस में बहुत सारी इनविजिबल क्षमताएं हैं, ठीक बाई की तरह। वह उनमें से ताकत वाली क्षमता और बाई के खून की क्षमता को अपना सकता है, जिससे वह खुद भी ताकतवर हो जाएगा। इसके अलावा साधारण शातू के टुकड़े इकट्ठे करके उसके पास 3 राक्षस हो गए। छोटा काला उसकी खुशी देखकर कहता है कि अभी वो बहुत कमजोर है। चाहे उसके पास 10,000 कार्ड हो, वह सिर्फ एक ही राक्षस को समन कर सकता है। लिंग हुआंग ने एक लंबी सांस ली, बाई को वापस बुलाया और नए राक्षस कार्ड को तोड़ दिया। इतने बुरी तरह खत्म हो जाए ऐसी अफवाह है कि पवित्र पर्वत पर उम्र ठीक करने का तरीका है, इसलिए वह वहां जाने की सोचता है। लेकिन रास्ते में एक जाल में फंस जाता है और ये जाल हंटर परीक्षा के किसी कंपटीटर ने बनाया था। इस दुष्ट चाल से लिंग हुआंग गुस्से में पूछता है कि ये क्या चाहते हैं। उनके लीडर तुसो क्यू कांग कहते हैं कि उनकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वह सिर्फ लिंग हुआंग के साथ टीम बनाना चाहते हैं ताकि सब जल्दी परीक्षा पास कर सकें। लिंग हुआंग मना कर देता है। उसे लगता है कि बिना मतलब की मदद के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सो के पीछे खड़ा शिवजी उसकी जेब से एक चाकू निकालकर कहता है कि उन्हें सिर्फ उसका सवारी राक्षस शातू चाहिए और वह लिंग हुआंग पर झपट पड़ता है। ये देखकर लिंग हुआंग के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तुम लोगों में मेरी चीज लेने की क्षमता नहीं है। अगले ही पल बाई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक ही वार में शिवजी को उड़ा देता है। फिर लिंग हुआंग बाई को वापस बुलाकर उसकी जगह तानाशाह को समन करता है, जो उन तमाम लोगों को पलक झपकते ही हरा देता है। सो क्यू कांग बहुत हैरान होता है, तुमने अभी तक ब्लैक आयरन लेवल भी पार नहीं किया है, तुम्हारे पास 3 राक्षस कैसे हो सकते हैं? लिंग हुआंग की निगाहें ठंडी हो जाती हैं। उसे लगता है कि इस आदमी को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वह तानाशाह को सबको खत्म करने का हुक्म देता है। सो तुरंत एक बड़ी ढाल निकालकर बचाव करता है, लेकिन उसका ब्लैक आयरन वाला वेपन टूट जाता है। वह घबराकर लिंग हुआंग से माफी मांगता है और कहता है कि वह अपने सामान में से कोई एक चीज ले ले। लेकिन लिंग हुआंग चाहता है शिवजीए के पास मौजूद सारा सामान। शिवजीए गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी आस्तीन से चाकू फेंकता है, लेकिन तानाशाह उसे रोक लेता है। लिंग हुआंग उसकी इतनी डिठाई से नाराज होकर पिस्टल निकालता है और उसके दाहिने कंधे को उड़ा देता है। फिर उसके सिर पर बंदूक तानकर पूछता है, मान ले नहीं तो मर जा। लेकिन शिवजीए डरने की बजाय मुस्कुराता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, वरना तुम हमेशा के लिए हंटर बनने का अधिकार खो दोगे। लिंग हुआंग की आवाज बिल्कुल शांत है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हंटर बनने की परवाह है? मेरे पास ऐसे राक्षस हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं और 3 भी हैं। अगर हंटर नहीं भी बना तो भी हर कोई मुझे अपनी टीम में लेना चाहेगा। तो क्या हंटर एसोसिएशन मुझे आसानी से जाने देगा? अगर मैं तुम सबको मार भी दूं तो भी मैं बच सकता हूँ। ये सुनते ही शिवजीए पूरी तरह टूट जाता है और जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। जैसे ही लिंग हुआंग ट्रिगर दबाने वाला होता है, सो उसे रोकता है और कहता है कि अगर वह उन्हें छोड़ दे तो वह अपना सारा सामान उसे दे देंगे। ये सुनकर ही लिंग हुआंग अपनी बंदूक नीचे करता है, उनका सारा सामान लूटता है और फिर चल देता है। लेकिन पीछे से एक मोटा आदमी बचाओ चिल्लाता हुआ आता है। थोड़ी देर बाद लिंग हुआंग उसके साथ रेगिस्तान में मांस भूनकर खा रहा होता है। ये मोटा उसका कई साल पुराना दोस्त है और वह एक बढ़िया खाना बनाने वाला हंटर बनना चाहता है। लिंग हुआंग हैरान होता है कि वह अकेला कैसे भटक गया, तो मोटा बताता है कि रात को रेत का तूफान आया था और वह बाकी सबसे बिछड़ गया। दोनों खाते पीते देर रात तक जाग जाते हैं। सेफ्टी के लिए लिंग हुआंग तानाशाह को पहरा देने के लिए छोड़ देता है और उसकी निगाहें दूर आसमान की तरफ जाती हैं जो काले बादलों से भरा है। लेकिन वह पहचान लेता है कि ये कोई बादल नहीं बल्कि भूतिया प्रजाति के यिन कौवों का झुंड है, जो किसी भी जीवित प्राणी से छूते ही उसका सारा खून चूस कर मम्मी बना देते हैं। वह तुरंत तानाशाह को सोते हुए मोटे को उठाकर ले जाने का हुक्म देता है, क्योंकि वह झुंड तेजी से उनके पास आ रहा है। इतनी रफ्तार से बचना नामुमकिन है और अब एक ही रास्ता है, परीक्षक से मदद मांगना। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा परीक्षा छोड़ देना। कहा जाता है कि पवित्र पर्वत पर उम्र ठीक करने का राज है, इसलिए जिंदा रहने के लिए लिंग हुआंग वहां जाने की सोचता है। लेकिन रास्ते में मौत के कीड़े का सामना हो जाता है। वह तुरंत पिस्टल निकालकर हमला करता है, लेकिन मौत का कीड़ा एक मैजिकल प्रजाति है जिसे साधारण वेपन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मजबूर होकर लिंग हुआंग तानाशाह से तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़े की रफ्तार और भी तेज थी। लिंग हुआंग जानता है कि देर होने पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी वह अचानक तानाशाह को रुकने का हुक्म देता है और मोटे से भी हिलने को कहता है। उसने देखा कि मौत का कीड़ा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है। जब तक वह हिलता नहीं, ये उसे ढूंढ नहीं पाता। लेकिन मोटा डर के मारे बैग से सूखा मांस निकालकर फेंकता है, जिससे कीड़े का ध्यान भटके। लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह तानाशाह के कंधे से गिर जाता है। मौत का कीड़ा तुरंत अपना विशाल मुंह खोलकर उसे खाने दौड़ता है। ये देख लिंग हुआंग तुरंत तानाशाह को बचाने का हुक्म देता है, जो उड़कर कीड़े को एक लात मारता है। फिर लिंग हुआंग चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और तानाशाह को उसे दूसरी तरफ ले जाने का इशारा करता है और खुद एक छोटे से टीले के पीछे छिप जाता है। लिंग हुआंग जानता है कि रेगिस्तान में ये कीड़ा बेहद तेज है, इसलिए उसने तानाशाह को चारा बनाया। कीड़ा जैसे ही तानाशाह पर झपटता है और उसे अपने मुंह में दबोचता है, लेकिन अगले ही पल तानाशाह प्रकाश की किरणों में बदलकर एक कार्ड बन जाता है और लिंग हुआंग के हाथ में आ जाता है। एक अच्छे राक्षस स्वामी होने के
नाते लिंग हुआंग अपने अनमोल राक्षस को कभी खतरे में नहीं डाल सकता। वह तानाशाह के साथ वापस मोटे की तलाश में जाता है, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता और वह सोचता है कि शायद वह मर चुका है और उसका शरीर भी नहीं बचा। फिर वह पवित्र पर्वत की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे कई बार राक्षसों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तानाशाह ने सबको कुचल दिया। हालांकि लिंग हुआंग को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे लगता है कि हंटर एसोसिएशन के मैप पर इतने सारे राक्षस नहीं होने चाहिए थे। फिर भी सूरज डूबने से पहले वह पवित्र पर्वत की तलहटी में पहुंच जाता है। तानाशाह बहुत बड़ा है, इसलिए लिंग हुआंग बाई को समन करके उसके साथ पहाड़ पर चढ़ता है। रात में करीब 4800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर वह रेस्ट करने का फैसला करता है और बाई को साथ बुलाकर खाना खाने लगता है। लेकिन बाई अचानक पहाड़ की छोटी से कूद जाता है और वापस आने पर उसके हाथ में एक रोएदार सफेद छोटा जानवर होता है। लिंग हुआंग पहचान लेता है कि ये एक बर्फ का गोला है। ये कुछ इंसानों के लिए पूरी तरह हानिरहित राक्षस है, जिसे देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं। उसने अंदाजा लगाया कि ये खाने की गंध सूंघकर इतने पास आ गया होगा, इसलिए वह उसे मांस का एक टुकड़ा खिलाता है। लेकिन बर्फ का गोला 3 दिन से भूखे बच्चे की तरह पूरे बर्तन का मांस एक ही बार में मुंह में ठूंस लेता है। लिंग हुआंग बिल्कुल नहीं नाराज होता और उसे भरपेट खाने के बाद घर जाने के लिए कहता है। तब वह जानवर लिंग हुआंग की पैंट पकड़कर एक तरफ खींचने लगता है। लिंग हुआंग समझ जाता है कि वह उसे कहीं ले जाना चाहता है और बर्फ के गोले को सावधान रहने को कहता है, लेकिन अचानक वह जानवर बर्फ की दीवार के अंदर घुस जाता है। लिंग हुआंग हैरान होकर उस दीवार को छूता है तो पता चलता है कि यह बिल्कुल खाली जगह है और वह बाई को साथ बुलाकर अंदर जाता है। अंदर जाकर वह एक विशाल बर्फीली घाटी देखकर स्तब्ध रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से पवित्र पर्वत के अंदर कोई दूसरी ही दुनिया बसी हो। लिंग हुआंग होश में आता है तो पाता है कि बाई उसके पीछे नहीं आया। तब बर्फ का गोला उसके पैरों के पास आकर भारी आवाज में कहता है, रुकने की जरूरत नहीं, यहाँ केवल वही इंसान आ सकता है जो मेरे द्वारा चुना गया हो, कोई भी राक्षस अंदर नहीं आ सकता। लिंग हुआंग चौंक जाता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यारा जानवर इतनी भारी आवाज में बात कर सकता है। बर्फ के गोले को भी अपने इस रूप में थोड़ी अजीबता महसूस होती है और अगले ही पल लिंग हुआंग के सामने सैकड़ों मीटर ऊंची बर्फीली तूफान उठती है। जब तूफान थमता है तो बर्फ का गोला 100 मीटर ऊंचा बर्फ का जायंट बन चुका होता है। ये देख लिंग हुआंग दंग रह जाता है। उसे पता है कि बर्फ का जायंट एक बहुत ही ताकतवर प्रजाति है जो पैदा होते ही सुपरनेचुरल लेवल का होता है। अगर ये उसका दुश्मन होता तो उसे पलक झपकते ही मार सकता था। तभी बर्फ के जायंट ने कहा, घबराओ मत इंसान के बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ बिना किसी बुरी नीयत के लाया हूँ, बस तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। लिंग हुआंग थोड़ा स्थिर हुआ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? लिंग राजा को थोड़ा अचरज हुआ, ये साधारण इंसान उसके लिए क्या कर सकता है। तभी एक हल्की हवा ने उसे उठाया और धीरे से बर्फ के विशालकाय की हथेली पर बिठा दिया। वो बोला, मैं पहले एक कहानी सुनाता हूँ, कृपया धैर्य से सुनो। 700 साल पहले मेरा एक मालिक था। वो दुनिया का सबसे दयालु इंसान था। मेरी सारी अच्छी यादें उसी से जुड़ी हैं, लेकिन वो इंसानों जैसी जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए वो अक्सर इंसानों की दुनिया में घूमता रहता था। बाद में उसे एक साधारण इंसान से प्यार हो गया और उसने उसके साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन वो अचानक वापस आया। मैं बहुत खुश हुआ। उससे मिलने के लिए दौड़ा तो पता चला वो मरने वाला था। दरअसल उसके साथी ने उसकी असली पहचान जान ली थी और शिकारियों को इकट्ठा करके उसका शिकार किया था। लड़ाई में वो आदमी गलती से घायल हो गया और मरने के कगार पर था। उसकी जान बचाने के लिए उसने अपने चारों मौसम गंवा दिए। ये दुखद कहानी सुनकर लिंग राजा के मन में थोड़ी उदासी हुई। जब तुम्हारा मालिक पहले ही मर चुका है तो फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बर्फ के विशाल काय ने सादगी से कहा। उसने कहा था कि एक दिन कोई खास इंसान आएगा, ये झील पिघला देगा, तब वो दोबारा जिंदा हो जाएगा और ये घाटी भी हरी भरी हो जाएगी। लिंग राजा ने उलझन में पूछा, तो क्या मैं ही वो खास इंसान हूँ? पंजे वाले विशाल काय ने कहा, तुमसे पहले 3 और आए थे, लेकिन वो सब नाकाम रहे। सदियों से यहाँ हजारों लोग आए, मैंने केवल अच्छे स्वभाव वालों को चुना। तुमसे पहले सिर्फ 4 लोग चुने गए। ये सुनकर लिंग राजा सीधे मुद्दे पर आया। मुझे क्या करना होगा? विशाल काय ने उसे झील के किनारे बिठाते हुए कहा, बस तुम्हारे खून की एक बूंद चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा, लेकिन अगर काम नहीं बना तो मैं तुम्हारी ये मुलाकात की यादें मिटा दूंगा। ये सुनकर लिंग राजा ने तुरंत अपनी उंगली काटी और झील पर खून की एक बूंद डाल दी। उसने सोचा कि उसकी छोटी सी मदद से इस धोखा खाई लड़की का भला हो जाए, मगर झील पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, मुझे माफ करना, मैं वो खास इंसान नहीं हूँ। इतना कहना था कि उसके पैरों के नीचे की बर्फ धीरे धीरे टूटने लगी। देखते देखते पूरी बर्फीली घाटी एक खूबसूरत हरी भरी जगह में बदल गई। जमीन पर तरह तरह के फूल खिल गए और उनमें से खुशबू आने लगी। फिर झील के बीचों बीच एक अद्भुत सुंदरता वाली लड़की दिखी। उसकी बर्फ जैसी आंखों में असीम ताकत झलक रही थी। वो नंगे पैर पानी पर चलती हुई किनारे की तरफ आने लगी। वो बोली, बर्फ के राजा, तबीयत तो ठीक है, मेरी रखवाली करने के लिए शुक्रिया। इतना सुनते ही बर्फ के विशाल काय ने अपनी खुशी काबू करते हुए कहा, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज था। ये सुनकर वो लड़की हल्के में सिर हिलाकर लिंग राजा की तरफ मुड़ी। मेरा नाम जुएलवो है और तुम्हारा भी शुक्रिया, खास इंसान। लिंग राजा ने जल्दी से अपना परिचय दिया और बड़ी हिम्मत करके पूछा, क्या आप कोई राक्षस हैं? जुएलवो हल्के से मुस्कुराई, बिल्कुल नहीं, मैं देवताओं के खानदान से हूँ। ये सुनकर लिंग राजा को झटका लगा। उसने पूछा, सुनने में आया है कि 800 साल पहले एक देवता धरती पर आया था जिसने 3000 कब्रें खोली थी, क्या वो आपके ही कुल का था? जुएलवो ने तिरस्कार से कहा, वो जो अपने आप को देवता बताता है उसकी ताकत भले ही कम ना हो, लेकिन वो असली देवता नहीं है, बस उसे देवताओं का थोड़ा सा खून दिया गया था, बस एक ढोंग है। ये सुनकर लिंग राजा के चेहरे पर थोड़ी उलझन आ गई। जुएलवो ने उसका शक भांप लिया। वो बोली, देवताओं की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। वो आगे बढ़ी, हाथ उठाकर इशारा किया
और बर्फीली ताकत को लिंग राजा के शरीर में ढंसा दिया। पल भर में ही उसका टूटा हुआ भाग्य चक्र पूरी तरह ठीक हो गया। लिंग राजा को यह अविश्वसनीय लगा। वो सोच ही रहा था कि जिस समस्या ने उसे इतने दिनों से परेशान किया था वो यूं ही हल हो गई। मगर ज्वेलरों के उपहार यहीं खत्म नहीं हुए। देखते ही देखते भारी मात्रा में एनर्जी लिंग राजा के अंदर दाखिल हो गई। सिस्टम की आवाज आई, पता चला है कि आपने सब कुछ समझने का मोड चालू कर दिया है। सिस्टम अपने आप चल रहा है। बधाई हो, आपको महाकाव्य स्तर का पूरा कार्ड डबल डेथ मिल गया है। लिंग राजा अब पूरी तरह मान चुका था। उसने सोचा भी नहीं था कि देवताओं की ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है। उसे देखकर ज्वेलो ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम एक साधारण इंसान हो, लेकिन तुम में कुछ अलग ही बात है। फिर उसने राजा विशालकाय से कहा कि वो लिंग राजा को रहस्यमयी जगह के दरवाजे तक पहुंचा दे। उसे जल्दी से शेन्नु पर्वत छोड़ दे, वरना उस पर बहुत सारे राक्षस हमला कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ज्यादा दूर रेगिस्तान के नीचे एक बेहद खतरनाक जीव पनप रहा था जो दिमाग पर काबू कर सकता था। वो बड़ी संख्या में राक्षसों को अपना शिकार ढूंढने के लिए भड़का रहा था। लिंग राजा ने ये बातें अपने दिल में रख ली और उससे अलविदा कह दिया। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में वो दोबारा उससे मिल पाएगा। जब वो दर से बाहर आया तो दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। वहां उसका इंतजार कर रही बाई तो बर्फ की मूर्ति बन चुकी थी। फिर उसने उसे साथ चलने को कहा। उसे लगा कि उसके अंदर अपार ताकत भर गई है और वो ये सोचने लगा कि अगर वो ब्लैक आयरन लेवल तक पहुंच जाए तो क्या होगा। लेकिन जब वो करीब 5,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो रास्ते में कुछ कलहंसों का झुंड मिल गया। लिंग राजा थोड़ा हैरान हुआ और उसने दो पकड़ने की सोची ताकि उनका हॉटपॉट बना सके। लेकिन अचानक उन कलहंसों ने अपने नुकीले दांत दिखाकर उस पर हमला कर दिया। ये देख लिंग राजा जल्दी से बाई को लेकर भागने लगा। भागते भागते बाई को एक गुफा मिल गई। लिंग राजा ने तुरंत पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और कलहंसों को रोका। आखिर बाई ने उसे गुफा के अंदर खींच लिया। गुफा के बाहर कलहंसों का झुंड अचानक भागने लगा क्योंकि आसमान में एक बैंगनी रंग की विशाल चिड़िया दिखाई दी थी। उसके सामने वो कलहंस बिल्कुल चींटी की तरह थे। ये देख लिंग राजा ने जोर से सांस ली। उसने पहचान लिया कि ये काला दरिया चिड़िया पहले ही कांस्य लेवल पार कर चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो उसे अपना शिकार नहीं बना रही थी। अगले ही पल उस काले दरिया चिड़िया ने अपनी खूंखार निगाहें उस पर जमा दी और अपने बड़े बड़े पंजों से गुफा पर जोरदार वार करने लगी। लिंग राजा ने तुरंत ब्लैक हॉक पिस्तौल निकालकर उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां उसके पंखों को भी नहीं भेद पाई। इतने में चिड़िया ने गुफा के मुंह पर एक छेद बना दिया था। फिर भी लिंग राजा बिल्कुल शांत था। उसने अपनी रणनीति बाई को समझा दी। जैसे ही चिड़िया ने अपना सिर गुफा के अंदर डाला, दोनों ने काम शुरू कर दिया। बाई के पीछे से दो खूनी किरणें निकली जो रस्सी बनकर चिड़िया के गले में कसकर लिपट गईं। इससे पहले कि वो छुटकारा पाती, लिंग राजा तेजी से उसके पास गया और उसकी बाईं आंख पर निशाना लगाकर गोली चला दी। गोली की तेज आवाज चट्टान पर गूंज उठी। अब काला दरिया चिड़िया मर चुकी थी। उसकी विशाल देह धीरे धीरे खाई में गिरने लगी। लिंग राजा की आंखों के सामने नोटिस आया, बधाई हो, आपको राक्षस कार्ड ब्लैक ड्रिया बर्ड का एक टुकड़ा मिला। जबरदस्त वारदात करने पर आपको एक डबल कार्ड मिला है। ये देख लिंग राजा थोड़ा उलझन में पड़ गया कि इस बार जबरदस्त वारदात पर कोई तरक्की वाला कार्ड क्यों नहीं मिला। छोटे काले शाओ हेई ने समझाया, मिलने वाला इनाम पूरी तरह से रैंडम होता है। पिछली 2 बार मिलना तो संयोग था। ये सुनकर लिंग राजा का मन नहीं दुखा। ये डबल कार्ड इस्तेमाल करने पर 1 घंटे के अंदर मारे गए सभी निशानों का इनाम 2 गुना मिल जाता था। उसने सोचा कि आगे चलकर किसी अच्छे राक्षस पर इसका इस्तेमाल करके अपने कार्ड जल्दी पूरे कर लेगा। फिर उसने बाई को साथ लेकर रास्ता पकड़ा। इस लड़ाई में आधे से ज्यादा दिन लग चुके थे, इसलिए परीक्षा में तेजी लानी थी। छुट्टियों में 2 दिन बीत गए। लिंग राजा आखिरकार शेन्नु पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। लेकिन अब एक नई समस्या थी, फिर से नीचे कैसे उतरना है। तभी उसके पीछे एक कच्ची आवाज आई, जो लायक नहीं होते उन्हें शुरू में ही परीक्षा छोड़ देनी चाहिए। मुड़कर देखा तो एक नीले बालों वाला लड़का खड़ा था। न उसे और न बाई को उसके होने का पता चला था। लड़का बोला, मैं भी तुम्हारी तरह परीक्षार्थी हूँ और जिस काली चिड़िया को तुमने मारा वो मेरी थी। ये सुनकर लिंग राजा तुरंत सतर्क हो गया। जब तुम भी इंसानी शिकारी बनने वाले हो तो उसने मुझ पर हमला क्यों किया। लड़का बोला, मैंने उसे सिर्फ शिकार करने भेजा था, तुम्हारी किस्मत खराब थी। ये कहते ही उसके पीछे एक रेड मार्टिन दिखाई दी। मेरे काली चिड़िया की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। तुमने अपनी लाल आंखों वाले जानवर को काफी अच्छा पाला है, लेकिन तुम खुद बहुत कमजोर हो, मारने लायक भी नहीं हो। इतना कहकर वो रेड मार्टिन पर सवार होकर चट्टान से सीधा नीचे उतर गया। उसकी बातों से लिंग राजा बहुत गुस्सा हुआ। सिर्फ एक कांस्य लेवल का जानवर है तो इतना अकड़ रहा है, पर इससे उसे नीचे उतरने का तरीका भी सूझ गया। उसने भी लड़के की तरह जंजीरों से बाई के खूनी पंखों को बांधा और धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर में दोनों बादलों को पार करके पॉइंट 9527 पर पहुंचे। वहाँ ये यू एक पत्ता मुख्य परीक्षक के रूप में पहले से मौजूद थी। उसने लिंग राजा को आते देखा और थोड़ा हैरान हुई। मुझे नहीं लगा था कि तुम सबसे पहले पहुंचोगे, बधाई हो, तुम परीक्षा पास कर गए। पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद तुम एक प्रशिक्षु शिकारी के तौर पर रजिस्टर करा लेना। ये सुनकर लिंग राजा को झटका लगा। तुमने कहा था कि बाईयान नाम का लड़का अभी तक पहुंचा नहीं है। वो बाईयान, हाँ, वो एक खास छात्र है। असल में उसे परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी, उसने खुद इसमें हिस्सा लिया था। परीक्षा खत्म होते ही उसे सीधा साइबोर्ग शिकारी बना दिया जाएगा। लिंग राजा हैरान रह गया। वो अपने और उसके बीच की दूरी नहीं समझ पा रहा था। फिर उसने मन ही मन सोचा और क्रेडिट ब्यूरो चला गया। वहाँ पहले लूटी हुई चीजों को बेचकर वो 3.5 लाख क्रेडिट पॉइंट 3,500,000 का मालिक बन गया। उसने मालामाल होने का सपना देखा था। उसे बस ये येयू की बात याद आ रही थी कि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उसे बेस पर कुछ दिन रुकना था, तब जाकर शिकारी पंजीकरण होता। इसलिए उसने पहले हथियार लेने का फैसला किया। इन दिनों वो बंजर इलाके में राक्षस मारकर अपनी तलवारबाजी भी निखार रहा था। लेकिन 4-5 दुकानें छानने के बाद भी विस्फोटक गोलियां जैसा दुर्लभ सामान नहीं मिला। दुकानदार ने सुझाव दिया कि वो शहर के पश्चिम में बूढ़ा झांग
की दुकान पर पूछे। लिंग राजा गली के अंदर बनी उस दुकान पर पहुंचा। दुकान बहुत सजी धजी थी। एक बूढ़े ने कहा, जो चाहिए ले लो और पैसे दे देना। उसने कहा कि उसे 3000 राउंड स्पेशल बुलेट चाहिए और 300 राउंड कवच भेदी विस्फोटक गोलियां चाहिए। ये संख्या सुनकर झांग बूढ़ा थोड़ा हैरान हुआ। बहुत दिनों बाद कोई इतना बड़ा ग्राहक आया है। फिर उसने गोलियों की पूरी पेटी निकाल दी। लिंग राजा को बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा कि क्या बहुत सारा माल है, क्योंकि उसे बाद में फिर जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर झांग बूढ़ा मुस्कुराया। बस पैसे होने चाहिए, हथियार बनवा दूंगा। लिंग राजा तुरंत पैसे देकर चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये बूढ़ा कोई आम नहीं लगता। इतने में बाहर से सायरन बजने की आवाज आई। झांग बूढ़े की सूरत गंभीर हो गई। ये तो शिकारी संघ का सायरन है, लगता है कोई बड़ी आपदा आ गई। ये सुनकर लिंग राजा दौड़ता हुआ संघ में गया। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये बीच में खड़ी सबको समझा रही थी। रेगिस्तान में कोई अजीब राक्षस निकला है जिसकी धोखेबाज ताकत से राक्षसों का झुंड पागल हो रहा है। सबको अपनी अपनी बेस पर रुकना होगा। जब आपदा से निपट लेंगे तभी किसी को बाहर जाने देंगे। ये सुनकर लोगों में घबराहट फैल गई। सब वहां से भागने लगे। तभी ये येयू की आंखों में मौत का कोप दिखा। राक्षसों का पागल झुंड बेहद खतरनाक होता है। तुम्हें न जाने देना, तुम्हारी जान बचाना है। अगर बाहर मरना ही है तो कम से कम मैं अभी तुम्हें मार सकती हूँ। इतना सुनते ही सब चुप हो गए। फिर उसने सबको विश्वास दिलाया कि संघ ने एक जबरदस्त शिकारी को इस राक्षस को मारने भेजा है और रात होते होते सब ठीक हो जाएगा। भीड़ छंटने के बाद लिंग राजा ने उसे रोककर पूछा कि उसके साथी शियाओ पाओ के बारे में क्या पता है। ये येयू ने सोचकर बताया, वो तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही मदद का सिग्नल देकर चला गया था। इतना कहकर वो मुड़ गई। उसे चेतावनी दी कि इधर उधर न घूमे। रात के अंधेरे में दूर रेगिस्तान में आग के गोले चमक रहे थे। लिंग राजा सोच में पड़ गया। जबरदस्त शिकारियों की ताकत तो बहुत होगी, लेकिन सबकी उम्मीद उसी पर टिकी है। क्या ये ठीक है? उसे नींद आ गई। अचानक जोरदार धमाके से उसकी नींद खुली। साथ ही शिकारी संघ का सायरन फिर बजने लगा। उसने दरवाजा खोला तो भागते डरे हुए कर्मचारी दिखे। उनसे पता चला कि वो जबरदस्त शिकारी मर चुका है। ये खबर फैलते ही सब चीखने लगे। ये येयू ने कोशिश की। अब वो राक्षस जख्मी हो गया है। वो अपनी जान बचाने के लिए और राक्षसों को इकट्ठा कर हमारी बेस पर हमला करेगा। बतौर शिकारी हमारा फर्ज है कि हम यहाँ के 10 लाख लोगों की रक्षा करें। लेकिन लोगों ने ये नहीं माना। हम अभी पक्के शिकारी नहीं है, लेकिन अपनी जान बचाने लायक जरूर हैं। हमें यहाँ से निकालो। तब तक चुप लिंग राजा बोल पड़ा, तुम्हें किसने बताया कि तुम जिंदा निकल सकते हो? परीक्षा के दौरान उस पर बार बार राक्षसों ने हमला किया। सब उसी जख्मी राक्षस के कहने पर पागल हुए थे। तुम में से किसको यकीन है कि अपनी बेस छोड़कर तुम जी सकते हो? फिर उसने येयू से पूछा कि वो खुद कितनी देर टिक सकती है। अब रेगिस्तान और पहाड़ों के राक्षस यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, मैं शायद ही कल रात तक टिक पाऊं। तब लिंग राजा सबसे बोला, जब एक सोना शिकारी खुद पक्का नहीं है तो तुम अकेले कैसे बच निकलोगे? यहाँ सब मर गए तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा जिनसे तुम प्यार करते हो? उसकी बातों से आग लग गई। फिर वो चिल्लाया, हमें संघ के साथ मिलकर इन राक्षसों का मुकाबला करना चाहिए। सबके हौसले बुलंद हो गए। तभी दूर से बाईयान ने अकेले मुंह से बुदबुदाया, सब मरने वाले बेवकूफ हैं। लिंग राजा ने ये येयू से पूछा कि क्या कोई और रास्ता है? उसने बताया कि उसके पास एक टेलीपोर्ट का सामान है जिससे एक दिन में सिर्फ 50 लोगों को भेजा जा सकता है। वो उसे और 20 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले भेज देगी। लिंग राजा हैरान हुआ, लेकिन तुम पहले कह रही थी कि ये येयू उदास हो गई। वो बातें सबको ढांढस बंधाने के लिए थी। मुझे पता है कल तक ये जगह नरक बन जाएगी, सब मर जाएंगे। अगला जबरदस्त शिकारी यहाँ 2 दिन में आ पाएगा, लेकिन राक्षस 10 घंटे में यहाँ आ जाएंगे। हम नहीं बच सकते। तुम में अच्छा शिकारी बनने की काबिलियत है, तुम्हें नहीं मरना चाहिए। लिंग राजा ने पक्की आवाज में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अभी सबसे जो कहा वो सिर्फ सुनाने को नहीं था, मुझे भी अपने लोगों को बचाना है। अगर राक्षसों को मार पाना मुश्किल है तो हम उन्हें रोकेंगे जब तक वो जबरदस्त शिकारी नहीं आ जाता। अगर ये बेस नहीं बची तो सबको पीछे पहाड़ों में ले जाओ, वहाँ 2 दिन और टिका जा सकता है। ये येयू को रास्ता सूझा। वहाँ एक घाटी सबके लिए काफी है। अगर उसके मुंह पर बड़े पत्थर लगा दें तो कुछ और समय टिक सकते हैं। लिंग राजा को भी खुशी हुई। थोड़ी ही देर में लिंग राजा दूसरे परीक्षार्थियों के साथ उस घाटी में पहुंच गया। वे 10 लाख लोगों को वहां सुरक्षित ले जाना चाहते थे। करीब 20 मिनट चलने के बाद लिंग राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल उसने सामने नुकीले सींगों वाले बैलों की भीड़ देखी। लिंग राजा उनके सबसे आगे बढ़कर लड़ने लगा। पीछे से चश्मे वाला अपना कवच निकालकर बाण चलाने लगा। कमान से निकले बाणों ने सीधे उन नुकीले बैलों की आंखों में निशाना साधा। लिंग राजा चुपके से वहां पहुंच गया और एक ही वार में उसकी जान ले ली। फिर उसने दूसरों को जाल बिछाने का हुक्म दिया। एक और लड़की अपना डंडा घुमा रही थी, जिसकी तेज आवाज से बैल पीछे हट गए। उधर दूसरा परीक्षार्थी जाल बिछाने में जुटा था। लिंग राजा तो बस मार काट रहा था। ये ब्लैक आयरन लेवल के राक्षस उसके लिए सब्जी काटने जैसे थे। कार्ड के टुकड़े गिरने की आवाज लगातार आ रही थी। कई बैल उन जालों में फंस चुके थे। लिंग राजा का अंदाज बिल्कुल भूत जैसा हो गया था। तभी सिस्टम से आवाज आई, बधाई हो, आपने जबरदस्त वारदात की। आपको एक अस्थायी रूप बदलने वाला कार्ड मिला। इससे आप अपने कब्जे वाले किसी भी राक्षस का रूप बदल सकते हैं और उसकी सारी क्षमताएं पा सकते हैं। ये एक दिन के लिए असर करेगा। वो सोच ही रहा था कि पीछे से एक विशाल साया आया। बाई ने अचानक अपने खूंखार पंखों से उस नुकीले बैल को चीर कर रख दिया। सारे बैल मारे जा चुके थे। लिंग राजा सोच ही रहा था कि थोड़ा और वक्त बिता लेता। तभी उसकी नकली घड़ी हिली। उसमें ये येयू का साया दिखा, जल्दी से घाटी के मुंह पर आने को कह रहा था, क्योंकि बाढ़ जैसी भीड़ जल्दी आ रही थी। इसी बीच घाटी के मुंह पर सब बड़े पत्थरों से दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में ही बहुत सारे राक्षसों ने हमला कर दिया था। कई परीक्षार्थी मर चुके थे। ये येयू जानती थी कि देर हो रही है। वो चिल्लाई कि कौन उसके साथ अपनी जान देकर इस मुंह को बचाने को तैयार है। तभी एक बहुत बड़ा दागी खून वाला कुत्ता दिखा। सबके चेहरे उड़ गए। ये येयू समझ गई कि ये पागल कुत्तों का रब है। इसको मार दिया तो सब खत्म। उसके साथी ने कहा कि इतने सारे कुत्तों के बीच में जाना मौत बुलाना है। अचानक सब कुत्ते पीछे मुड़कर देखने लगे। लिंग राजा अपनी टोली और उस रेड मॉन्स्टर के साथ आगे बढ़ रहा था।
उस दागी खून वाले कुत्ते ने लिंग राजा को बराबरी का समझा और अपने सींग निकालकर अस्थायी तौर पर अपनी ताकत बढ़ा ली। उसने लिंग राजा को नीचे रौंद दिया था, पर तभी रेड मॉन्स्टर ने उसे उड़ा दिया। लिंग राजा ने मौका देखकर उसके पेट पर वार किया। इतना कहते ही रेड मॉन्स्टर गायब हो गया और बाई ने पीछे से आकर अपनी खूनी रस्सियों से उस कुत्ते का गला घोंट दिया। लिंग राजा ने एक और वार करके उसका पेट पूरा चीर दिया और उसे मार डाला। कार्ड का टुकड़ा मिल गया और जबरदस्त वारदात पर एक और खास काम का कार्ड मिला। दूर खड़ी ये येयू ने तारीफ की। क्या वार है, तुम्हारी तलवारबाजी सच में कमाल हो गई। लिंग राजा मुस्कुराया। तारीफ बाद में करना, पहले कुत्तों को हटने दो और दीवार बनाओ। लेकिन तभी दूर से धरती हिलाने वाली आवाजें आई। लिंग राजा देखकर सहम गया। हजारों सुअरों की फौज तेजी से आ रही थी। येयू सन्न रह गई। जब हर तरफ से सैकड़ों हजारों राक्षसों की सेनाएं आ रही थीं, अब सबको अपनी मौत नजर आ रही थी। लिंग राजा छोटे काले शाओ हेई के पास गया और बोला, उन कार्डों से जो राक्षस मारकर इकट्ठे किए थे कुछ निकाल दो। शाओ हेई ने कहा, 1245 कार्ड हैं। अगर सबको मिला दें तो कुछ बड़ा निकल सकता है, पर पहले इस तरह किसी ने किया नहीं। लिंग राजा ने कहा, मरना है तो ठीक है, मौका तो देखना ही चाहिए। सब कार्ड मिलकर एक जबरदस्त कार्ड बन गया। उसका इस्तेमाल करते ही लिंग राजा एक छोटे सूरज की तरह चमकने लगा। जोरों का धमाका हुआ और सब तरफ विनाश की लहर दौड़ गई। वो जहां भी गई सारे राक्षस कोयले की तरह उड़ गए। 10,000 मील दूर तक सब खत्म। लोगों ने खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। लिंग राजा थक कर गिर गया। तभी एक अजीब सी हंसी फैली। वो जख्मी शैतान राक्षस सामने पहाड़ पर आ खड़ा हुआ। वो बोला, यहाँ असली देवता के वंशज मिल गए। अब सबके होश उड़ गए। वो राक्षस बोलने लगा कि उसने रास्ते में आने वाले जबरदस्त शिकारियों को रोक रखा है। अगर उन्हें लिंग राजा दे दिया जाए तो वो जान बख्श देगा। येयू ने कहा कि वो लिंग राजा को दे देंगे, बस आखिरी बार कुछ बातें कर लें। फिर उसने लिंग राजा का हाथ पकड़ा और कहा, हालांकि तुमसे कुछ ही दिन हुए हैं, तुम में वो सब है जो मुझे अच्छा लगता है। तुम जानो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मेरी शरारत माफ करना। इतना कहते ही उसने लिंग राजा और अपने भाई ईजिंग को पीछे से आई एक टेलीपोर्ट में धकेल दिया और बोली, इंसानियत का भविष्य तुम्हारे हाथ है। वो राक्षस बहुत गुस्से में आया और उसने अपनी खूनी रोशनी से उस टेलीपोर्ट को नष्ट कर दिया और एक और रोशनी से येयू की छाती में छेद कर दिया। लिंग हुआंग ने येयू को बेहाल देखा। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसकी नजरें कमाल के राक्षस पर लग गईं। लेकिन कमाल का राक्षस अभी बदल रहा था। उसकी चीखती हुई खोपड़ी धीरे धीरे फट रही थी, जिससे एक अशुभ एहसास फैल रहा था। अगले ही पल 1000 मीटर से भी लंबा काला अजगर दिखा और यही थी उस कमाल राक्षस की असली शक्ल। सबके हैरानी भरी नजरों के सामने उस काले अजगर के मुंह में एक काली लपट बनी। वो तुरंत लिंग हुआंग की कमर में लिपट गई और उसे सैकड़ों मीटर ऊपर खींच ले गया। फिर अंधेरे जैसे मुंह से उसे निगलने लगा। लिंग हुआंग ने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, मगर जो रस्सी उसे बांध रही थी वो और कसती जा रही थी और अगले ही पल उस अजगर ने उसे निगल लिया। लेकिन तभी काले अजगर की नजरों में डर आ गया। उसका बॉडी जैसे थम गया और जरा भी हिल नहीं सका। तभी आसमान में से एक बर्फ के कीड़े का विशाल अंगार निकला। उसने तुरंत एक थप्पड़ मारकर काले अजगर को जमीन पर पटक दिया। दर्द से काले अजगर ने लिंग हुआंग को फौरन मुंह से उगल दिया और देखा कि वो बर्फ का कीड़ा फिर से उस पर बुरी तरह गिरने वाला है, तो उसने दांत निकालकर उस पर अटैक कर दिया। मैं हीलर बनने से बस एक कदम दूर हूँ, यूं नहीं मर सकता। 2 चक्करों के बाद बर्फ के कीड़े ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, जैसे आसमान से सजा गिरी हो, और उसे जमीन में धंसा दिया। कुछ ही बाजियों में काला अजगर बुरी तरह मर चुका था। लिंग हुआंग ने तुरंत भागने की सोची, कहीं लड़ाई की तपिश उसे घायल न कर दे। तभी उसने पीछे से एक परिचित आवाज सुनी, लिंग जी कुशल तो है। लिंग हुआंग ने तुरंत पीछे घूमकर देखा तो उसे विशाल बर्फीला दानव और काफी समय बाद बर्फीली देवी नजर आई। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया। तुम लोग तो जा चुके थे ना? बर्फीले राजा ने सादगी से समझाया। मालकिन को आपकी चिंता थी, बस देखने आ गए। आधी बात ही थी कि बर्फीली देवी ने टोक दिया कि ज्यादा मत बोलो। लिंग हुआंग ने भी पूरा कारण नहीं पूछा। वो उसके बचाने का बहुत थैंक यू करने लगा। अचानक उसे लगा कि ये तो देवजाति है, इसे आम लोग नहीं देख सकते। लेकिन उसने देखा कि बाकी लोग गहरी नींद में थे। असल में बर्फीली देवी ने पहले ही सुलाने की सीक्रेट टेक्निक लगा दी थी ताकि अपनी पहचान न छुपानी पड़े। बोली, हाथ उठाकर, तुम पर एक जान का एहसान है जो अभी बाकी है, बिना चुकाए मैं ठीक से नहीं जा सकती। बात खत्म होते ही काले अजगर का बॉडी धीरे धीरे खून के कतरों में बदल गया और उसके हाथ में एक खूनी मोती बन गया। उसने कहा, ये काला अजगर तुम अपने डेथ सर्कल में रखकर पाल सकते हो। जब ऊंचे लेवल पर पहुंच जाओ तो इसे संवारना। इसमें अजगर की जरा सी नस्ल है, ये एक ताकतवर योद्धा बनेगा। लेकिन लिंग हुआंग का ध्यान इस मोती पर नहीं था। वो बर्फीली देवी से अपने दोस्त को बचाने की गुहार लगाने लगा। बर्फीली देवी ने बेहोश येयू को देखा। कहा, तुम चाहते हो कि मैं इसे बचाऊं? लिंग हुआंग ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया। मैं जानता हूं तुमने 700 साल से कोई काम नहीं किया, तुमसे हेल्प मांगना बहुत बेअदबी है, लेकिन ये मेरी जान बचाने में घायल हुआ है। बर्फीली देवी ने यह सुनकर अपने हाथ में पकड़े सांप के बच्चे को देखा। कहा, इसके लिए नया डेथ सर्कल बनाने के लिए कम से कम एक बहुत ताकतवर आत्मा चाहिए। क्या तुम इस अजगर की आत्मा को छोड़ोगे जिसमें अजगर की नस्ल है, सिर्फ इस दोस्त को बचाने के लिए? लिंग हुआंग ने बिना झिझक कहे, हाँ जरूर, पहले इंसान को बचाए। ये जवाब सुनकर बर्फीली देवी को हंसी आ गई। उसने अपना हाथ झटककर काला अजगर उसी की तरफ फेंक दिया। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, मेरे पास और भी जानवरों की आत्माएं हैं जिनसे इसकी डेथ सर्कल ठीक कर सकती हूँ। ये कहकर वो सीधे ही येयू के पास गई। फिर हाथ उसकी छाती पर रखे बर्फ की हल्की परत धीरे धीरे उसके बॉडी में उतरने लगी। फिर हाथ में एक लाल मोती बनाकर उसे येयू की भौहों के बीच लगा दिया। बस फिर क्या था, एक नया गोल्डन लाल डेथ सर्कल तेजी से बन गया। दूसरे डेथ सर्कल से अलग इसके बीच में एक जोड़ी आंखें थीं। तब बर्फीली देवी धीरे धीरे उठी और बोली, येयू के जागते ही सब ठीक हो जाएगा। लिंग हुआंग ने उसका बहुत थैंक यू किया और कसम खाई कि कभी मौका मिला तो एहसान जरूर चुकाएगा। लेकिन बर्फीली देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है कोई मौका ना मिले। इस दुनिया के सूरज चांद को मैंने बहुत देख लिया, अब तो लौट जाना चाहिए। हाँ, बस एक सवाल तुमसे पूछना था लिंग जी, क्या तुम सच्चे प्यार में बिलीव करते हो? लिंग हुआंग ये सुनकर हल्का शर्मा गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया। उसे लगा कि बर्फीली देवी शायद अपने
पुराने दुखों को भूल नहीं पाई है। इसलिए उसे कहा, प्यार बिना बताए ही आता है, उसके सही गलत मत सोचो, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तुमने जो सच्चा प्यार दिया उसे कोई नकार नहीं सकता, यहाँ तक कि जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा वो भी नहीं। तुम जो जोश से प्यार करो, नफरत करो, जो चीजें ले सकते हो लो, छोड़ सकते हो छोड़ो। तुम बहुत खूबसूरत और ताकतवर हो, भले ही देवी ना हो। मेरी नजरों में तो तुम सूरज की तरह चमकती हो। बर्फीली देवी ने यह सुनकर गहराई से सोचा और फिर समझ गई, वो बिना पछतावे के इस दुनिया को अलविदा कह सकेगी। इसके पीछे लिंग हुआंग की यही सीख थी। तब बर्फीले राजा ने उस काले अजगर के बहकाकर ले गए बहुत ताकतवर जानवरों का हंटर को भी वापस लाया। बर्फीली देवी ने कहा कि वो सबकी याददाश्त बदल देगी, भीड़ के जानवरों के अड्डे और काले अजगर को मारने का सारा क्रेडिट इसी हंटर को दे देगी। लिंग हुआंग समझ गया कि बर्फीली देवी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि लोग उसे देवजाति का वंशज न समझें, वरना अंतहीन मुसीबतें आएंगी। बर्फीली देवी ने एक तरफ खड़े होकर उसे मीठी मुस्कान दी। बाय लिंग जी, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो बर्फीले राजा के साथ आसमान में गायब हो गई। लिंग हुआंग ने धीरे धीरे अपनी नजर हटाई। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी और दिल में उम्मीद थी कि कभी फिर मुलाकात होगी। लिंग हुआंग की बर्फीली देवी से विदाई के बाद बेहोश पड़ा यी ये यूं आखिरकार जाग गया। चूंकि बर्फीली देवी ने सबकी याददाश्त बदल दी थी, यी ये यूं को बस इतना याद था कि वो शायद एक बार मर गया था, लेकिन अंधेरे में किसी ने उसे बचा लिया। और ये भी भूल गया कि इस बार जानवरों के अड्डे का खात्मा लिंग हुआंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर किया था। गहरी रात लिंग हुआंग आखिरकार घर पहुंचा। देखा उसकी बहन लिंग शिन सो चुकी है तो उसने उसे परेशान नहीं किया। बिस्तर पर लेटकर उसने काली आत्मा को बुलाया और पूछा कि क्या उसने हंटर बनने का काम पूरा कर लिया है तो इनाम मिलना चाहिए ना। ये सुनकर काली आत्मा ने एक पत्ता निकालकर उसे दिया। इस पत्ते से बॉडी की एक मरम्मत होगी और सारी छुपी बीमारियां हो जाती रहेंगी। लिंग हुआंग ने पत्ते का असर देखा तो वो बहुत खुश हुआ। ये पत्ता खतरे के समय जान बचा सकता था, लेकिन वो इसे अपने ऊपर नहीं बल्कि अपनी पार्टनर सफेद चमगादड़ पर लगाना चाहता था। अभी उसके डेथ सर्कल की मरम्मत बर्फीली देवी ने कर दी थी। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लड़ाई में जीतने के मौके बढ़ाने के लिए सफेद चमगादड़ के खराब खून के दोष को मिटाना बहुत जरूरी था ताकि वो लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा सके। जैसे ही लिंग हुआंग ने वो पत्ता सफेद चमगादड़ को दिया, उसके चारों तरफ गोल्डन नूर आने लगा। उसके खूनी रंग के पंख गोल्डन लाल हो गए और उसका तेज रौब भी बढ़ गया। ये देखकर काली आत्मा बहुत हैरान हुई। उसने कभी जानवरों को इस तरह बदलते नहीं देखा था। उसने कहा, लिंग हुआंग कभी खराब खून के कुछ कतरे लेकर इसका असर देखे। लेकिन तब तक लिंग हुआंग गहरी नींद में सो चुका था। अगले दिन सुबह लिंग शिन ने अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। तभी सामने से आवाज आई, ये तुम्हारी बहन होगी। लिंग शिन ने देखा कि लिंग हुआंग बड़े पर्दे पर ये झेंग से बात कर रहा है। वो तुरंत डर से कांपने लगी और सीधा अपने कमरे में भागकर श्रृंगार करने लगी, कहीं नायक उसे बिना सजे धजे न देख ले। लिंग हुआंग ये देखकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मेरी बहन तुम्हारा दीवानी निकली। तब ये झेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, असली बात करते हैं, तूने सच में 6 भुजा वाली अप्सरा को असली जानवर बनाने का फैसला किया है? लिंग हुआंग ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने चाकू से जुड़े कई डेथ बीज निकाले, सिर्फ उस अप्सरा के चुड़ैल हाथ वाला बीज मेरी जरूरतों से मेल खाता है। ये झेंग ने ये सुनकर सिर हिलाया। ये चुड़ैल हाथ असल में चाकू और बंदूक जैसे हथियारों को बढ़िया बना सकता है, लेकिन ये अप्सरा उन खतरनाक राक्षसों में से है। इसके बीज के लिए उसका शिकार करना मैं ठीक नहीं समझती। लिंग हुआंग भी इसके खतरे को समझता था, लेकिन जल्दी ताकत बढ़ाने के लिए यही एक रास्ता बचा था। ये झेंग ने देखा कि वो अपनी बात पर अड़ा है तो उसने एक लड़ाई का वीडियो भेजा जिसमें एक हंटर दल उसी अप्सरा से भिड़ता है और कहा कि ये देख ले, फैसला कर। तब लिंग शिन की आवाज आई, प्यारे भैया मैं स्कूल जा रही हूँ। श्रीमान ये झेंग, मैं लिंग शिन हूँ, फिर कभी औपचारिक रूप से आपको नमस्ते करूंगी। लिंग हुआंग ये देखकर बस मुस्कुराया। तू कौन लगता है? ये बोलते हुए उसने लिंग शिन को विदा किया। फिर उसने ये झेंग ने भेजा वीडियो खोला, देखा तो उसकी आंखों में हैरानी थी। वीडियो में वो 6 भुजा वाली अप्सरा डेथ की देवी बनी हुई थी। 1 मिनट से भी कम समय में 6 हंटरों की पूरी टीम को ढेर कर दिया। लिंग हुआंग के मन में उत्तेजना भी थी, पर वो ये सोचकर थोड़ा हिचकिचाया, क्या वो सच में उसे हरा पाएगा? सोचने के बाद उसने तय किया कि वो निश्चिंत जंगल ही जाएगा, क्योंकि उसे सिस्टम से ऊपर उठना था और असली जानवर का चुनाव बहुत जरूरी था। फिर वो जहाज के अड्डे पर पहुंचा। निश्चिंत जंगल जाने का सबसे तेज तरीका था जहाज से। तभी आसमान में बहुत तेज आवाज हुई। उसने देखा जहाज का आकार बहुत बड़ा था, जैसे कोई उड़ता हुआ शहर। जहाज पर चढ़कर उसने अपना नंबर देखकर अपना कमरा ढूंढ लिया। उसे पता चला कि जहाज 2 दिन में निश्चिंत जंगल पहुंचेगा, तो उसने दिल की दुनिया खोलकर ताजा खबरें देखी। उसकी नजर पहले साथ लड़ने वाले 3 बच्चों पर पड़ी। वो लोग भीड़ के अड्डे से लड़ने की वजह से नए हीरो बन गए थे, जबकि तेज तपस्वी बाई यान ने भीड़ के अड्डे से लड़ने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से नेट पर उसकी खूब बुराई हो रही थी। लिंग हुआंग ने सोचा, सच में हर दुनिया में बुराई करने वाले मिल ही जाते हैं। तब काफी समय से न दिखने वाले मोटे ने अचानक फोन करके पूछा। उसे ये यूं से पता चला था कि लिंग हुआंग अभी भी जिंदा है, तो उसने फौरन कॉल करके कंफर्म किया और ये भी जान लिया कि लिंग हुआंग 6 भुजा वाली अप्सरा का शिकार करने जा रहा है। वो सोच रहा था कि अपने भाई को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। ये यूं ने भी मोटे से कहा था कि लिंग हुआंग को ऐसा करने से रोके। लिंग हुआंग को थोड़ा अजीब लगा तो उसने पूछा, ये यूं खुद क्यों नहीं बोलता? मोटा समझाने लगा। उसने कहा उसके भाई ने उसे रोका तो उसने ना माना। उसको लगा मैं समझाऊं तो भी बेकार है। बात करते करते जहाज पर जोर की आवाज हुई। लिंग हुआंग ने तुरंत फोन रखकर बाहर देखा। उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि जहाज के चारों तरफ हजारों की संख्या में तेज हवाई चिड़ियों का झुंड घेरा था, मानो भीड़ का कोई अड्डा ही। हालांकि जहाज पर एक शील्ड थी जो सफेद लेवल के जानवरों को रोक सकती थी, लेकिन उस झुंड में एक गोल्ड लेवल का चिड़ियों का राजा भी था जो अपने पहने पंजों से शील्ड को फाड़ रहा था, जिससे जहाज जोर जोर से कांपने लगा। अगर शील्ड टूट गई तो पूरे जहाज पर सवार लोग उनके शिकार बन जाएंगे। लिंग हुआंग बहुत परेशान था। उसकी मौजूदा ताकत के सामने ये गोल्ड लेवल का राक्षस कुछ नहीं था। तभी एक शख्स आसमान की ओर उछला जिसके चारों तरफ चमकता हुआ गोल्ड था। लिंग हुआंग को लगा कि ये बहुत बड़ा हंटर होगा, लेकिन ध्यान से देखा तो वो उड़ने वाला गोल्ड का हथियार था। तब पास में खड़ा बूढ़ा जोर से चिल्लाया, ये तो ली यानशिन है, अब बच गए। सुनकर लिंग हुआंग को हैरानी हुई। बूढ़े ने
बताया कि ये तो गोल्ड हंटरों की लिस्ट का 5वां नंबर का धुरंधर है, उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। ली यानशिन गोल्ड की ज्योति बना हुआ था। उसने काले चाकू से एक गोल्डन लपट मारी और उड़ते ही उस गोल्ड चिड़ियों के राजा का सिर अलग हो गया। बाकी बचे झुंडों ने अपना मालिक मरा देखा तो चारों तरफ बिखर कर भाग निकले। लिंग हुआंग इस दृश्य को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने ऐसा खूंखार चाकू का कौशल कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि अगर ये सारा कौशल ताश के पत्ते में बदल दिया जाए तो कम से कम दुर्लभ लेवल का होगा। अगर वो सिर्फ उसकी कॉपी कर ले तो चाकू के कौशल के कुछ टुकड़े मिल जाएं। फिर वो सीधा अपने कमरे में जाकर प्रैक्टिस करने लगा। काली आत्मा ने उसे समझाया, पहले मोटे ने अपने चाकू के पूरे दांव दिखा दिए थे और मालिक ने शांत करने वाली चाय दी थी, इसलिए तू उसकी कॉपी कर सका, लेकिन इस बार 100% कॉपी करना नामुमकिन है। लिंग हुआंग को लगता था बिना कोशिश के क्या पता, अगर एक बार ना हुआ तो 100 बार, 100 ना हुए तो हजारों बार कोशिश करूंगा, यही मेरी किस्मत का तरीका है। लेकिन 5 घंटे चाकू चलाने के बाद भी वो उस कौशल को न पकड़ सका तो उसने सोचा अब तरीका बदलना होगा। उसने सोचना शुरू किया कि वो उस 6 भुजा वाली अप्सरा से उसी के अंदाज में लड़े। 6 भुजा वाली अप्सरा के अटैक हालांकि बिखरे हुए लगते हैं पर हर बार जानलेवा होता है। चाकू का बड़ा कौशल तो ताकतवर है लेकिन लचीला नहीं है, उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। अगर लड़ेगा तो बस उसके साथ मर सकता है। सोचा जब तक उसकी चाल को रोक न सके तब तक शायद उसे अपने साथियों की हेल्प लेनी चाहिए और खुद सिर्फ एक वार से काम खत्म कर दे। अगर सफेद चमगादड़ उसे बांध ले भले ही एक पल के लिए तो वो एक ही चाकू से उसे खत्म कर सकता है। तभी उसके हाथों की चाल और मन में ली यानशिन की चाल एक हो गई। एक गोल्डन लपट ने बिस्तर को 2 हिस्सों में बांट दिया। कांग्रेचुलेशन, तुम्हें हुनर का पत्ता मिला। आंधी चाकू के टुकड़े एक। अगली सुबह जहाज निश्चिंत शहर में उतर गया। यहाँ से निश्चिंत जंगल अभी 3000 किलोमीटर दूर था, लेकिन लिंग हुआंग वहाँ तुरंत निकलने के बजाय हंटर यूनियन में गया ताकि उसे कम से कम सफेद लेवल के हंटरों की कोई टीम मिल जाए जिसके साथ वो जंगल जा सके। वहाँ बैठी लड़की ने सर्च कर बताया एक टीम आज रात निकलेगी। उस टीम का कप्तान गोल्ड लेवल का है, उसे भी एक काम से निश्चिंत जंगल जाना है। रास्ते में वो तुम्हें जंगल पहुंचा सकता है। अगर ये मौका गंवाया तो अगले 12 दिन बाद ही अगली टीम मिलेगी। ये सुनकर लिंग हुआंग ने बिना झिझक 20 लाख साथ चलने का खर्चा दिया और पूछा कि कप्तान से कैसे मिलना है। लड़की ने बताया पैसे देने के बाद कप्तान खुद तुमसे कांटेक्ट करेगा। हंटर यूनियन से निकलकर काली आत्मा ने उसे पूछा क्या उसने सही फैसला किया है, क्योंकि निश्चिंत जंगल जाना बड़ा खतरनाक काम है। लिंग हुआंग ने जवाब दिया अगर कोई गोल्ड लेवल का हंटर साथ रहेगा तो ज्यादा खतरा नहीं, अगर मेरा असली जानवर नहीं मिला तो मैं फिर भी मरूंगा। तभी उसके हाथ में नोटिफिकेशन आया, आज रात 9 बजे अपने अड्डे के दक्षिणी फाटक पर मिलना। ये देखकर लिंग हुआंग बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि इतने साफ सुथरे तरीके से बताया है तो कप्तान कोई बहुत ही भरोसेमंद बहादुर इंसान होगा। उसने शाम 6 बजे ही वहाँ पहुंचकर उनका इंतजार किया। पीछे से आवाज आई, तू वो है जो हमारे साथ निश्चिंत जंगल चलेगा? मैं कप्तान लेंग्यू सिंह हूँ। अगर जिंदा जंगल पहुंचना है तो हर ऑर्डर की पालन करनी होगी। लिंग हुआंग उसे देखकर चौंक गया। उसने सोचा था कप्तान कोई लड़की होगी। तब लेंग्यू सिंह उसे सारा प्लान समझाने ही वाली थी कि एक आदमी ने बीच में टोक दिया और ये आदमी था ली यानशिन। उसने कहा हमारा ये काम बहुत स्पेशल है, हमें अपने साथ किसी और को लेकर नहीं चलना चाहिए था, लेकिन हंटर यूनियन में कुछ गड़बड़ी हो गई। उसने लिंग हुआंग से रिक्वेस्ट की कि वो इस बार उनके साथ न चले, इसकी भरपाई के तौर पर वो भाड़े के हंटरों की टीम का खर्चा देगा। लिंग हुआंग को यह सुनकर लगभग मक्खन लग गया था, क्योंकि कम से कम एक टीम को अलग से काम पर रखने में 20 लाख खर्च होते हैं। जब वो हाँ करने ही वाला था काली आत्मा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कांग्रेचुलेशन, तुमने स्पेशल काम का पत्ता जगा दिया है। लिंग हुआंग ली यानशिन का पैसा लेने ही वाला था, तभी काली आत्मा ने उसे अचानक एक स्पेशल काम का पत्ता दे दिया जिसमें लिखा था कि उसे लेंग्यू सिंह के साथ निश्चिंत जंगल जाना है और सबसे निचले लेवल पर पहुंचने के बाद उसके साथ वापस निश्चिंत शहर लौटना है। काम पूरा होने पर इनाम में एक पत्ता बढ़ाने वाला मिलेगा और अगर काम न किया तो उसके पास पहले से मौजूद ताकतवर जानवरों के पत्तों में से कोई एक गंवाना पड़ेगा। ये देखकर लिंग हुआंग मजबूरन लेंग्यू सिंह के पीछे पड़ा रहा। उसके लिए या तो जानवरों का राजा काला अजगर खोना या फिर सफेद चमगादड़, दोनों ही बहुत कीमती थे। उसने ली यानशिन को बताया कि वो कैसे भी पीछे नहीं हटेगा। ली यानशिन को थोड़ी दिलचस्पी हुई। उसने कहा चाहे मरने ही क्यों ना हो हमारे साथ ही चलेगा क्या? लिंग हुआंग ने हाँ कहा। उसे शक था कि ये आदमी उसे सिर्फ इसलिए बाहर करना चाहता था कि उसकी कोई स्पेशल मंशा थी। तब ली यानशिन ने उन्हें चलने के लिए उकसाया। लिंग हुआंग उत्सुकता से उनके साथ हो लिया। कुछ देर बाद लिंग हुआंग और लेंग्यू सिंह उड़ने वाले साफ बाज के सहारे निश्चिंत जंगल पहुंचे। उसे लगा कि गोल्ड लेवल वालों के उड़ने वाले जानवर कमाल के होते हैं। 3000 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने 1 घंटे में पार कर लिया। पीछे दौड़ता हुआ ली यानशिन बहुत जल रहा था। वो लिंग हुआंग से बहुत जलता था कि वो लेंग्यू सिंह के साथ बैठा था। तब लेंग्यू सिंह ने पूछा तू निश्चिंत जंगल क्यों आया है? लिंग हुआंग ने कहा मैं 6 भुजा वाली अप्सरा का शिकार करने आया हूँ ताकि उसकी आत्मा लेकर सबसे नीचे के लेवल पर पहुंच सकूं। ये सुनकर लेंग्यू सिंह को अजीब लगा। उसने कहा ये राक्षस तो तुम्हारे बस का नहीं है। लिंग हुआंग मुस्कुराया और बोला अगर मैं वाकई ही बला टल गई तो कोई और शिकार कर लूंगा। थोड़ी ही देर में वो जंगल के बाहर पहुंचे तो उन्हें जंगल से आसमान फाड़ती हुई दहाड़ सुनाई दी। सबने उसी तरफ चलना शुरू किया। तब ली यानशिन के एक साथी ने कहा हमारा साथ चलने का काम तो आधा ही पूरा हुआ है, अब उसे अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर लें। अगर तब तक वो जिंदा रहा तो लौटते समय ले चलेंगे। लेंग्यू सिंह सख्ती से बोली वो तो अभी रास्ते में ही है, थोड़ी दूर तक उसे साथ ले चलते हैं। इस जंगल में ऐसे बहुत राक्षस हैं जिनसे वो नहीं लड़ सकता। वो आदमी फिर बोलना चाहता था लेकिन ली यानशिन ने उसे रोका। उसने कहा लेंग्यू सिंह का कहना सही है, इससे हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिंग हुआंग उसे चापलूसी भरी मुस्कान देखकर और शक किया कि ये आदमी बड़ा चालाक है। जैसे जैसे वो अंदर घुसते गए उन्होंने एक विशाल अजगर को देखा जिसके पूरे बॉडी पर लाल रंग के तराजू थे और वो एक और बड़े जानवर को चबा रहा था। लिंग हुआंग हैरान था। उसने पूछा यही वो शोर था ना? लेंग्यू सिंह ने सिर हिलाया। ये वो अजगर है जो गोल्ड लेवल पर पहुंच चुका है और एक बार और ताकतवर हो गया है। गोल्ड लेवल के राक्षसों में ये बादशाहों में गिना जाता है। इसकी ताकत गोल्ड लेवल के हंटरों के पहले 100 में आने वालों के बराबर है। तब ली यानशिन ने आह भरी, जब ये पालतू नहीं बन सकता तो मुझे ही इसे मारना होगा। उस गोल्ड अजगर ने मारने की नजर देखी तो गरजता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। उसके जोर की वजह से लिंग हुआंग
हुआंग की सांसें घुटने लगी, जबकि ली यानशिन और लेंग यू सिंह पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ली यानशिन ने मैजिक बैग से एक चाकू निकाला और उसी अजगर पर झपटा। जैसे ही उसने मुंह खोलकर ली यानशिन को निगलने की कोशिश की, वो वहीं खड़ा रह गया। फिर अचानक उसकी जगह बदल गई और वो अजगर के पीछे जा लगा और तेज चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया। इतनी तेजी लिंग हुआंग देख ही नहीं पाया कि क्या हुआ। ली यानशिन ने लिंग हुआंग की हैरानी देखी तो जानबूझकर उसके पास से गुजरते हुए बोला, क्या डर से हाथ पैर नहीं फूल गए? चलो आगे बढ़ते हैं। लिंग हुआंग मन ही मन बहुत जल रहा था। भले ही वो बड़ा ताकतवर हो, लेकिन चिढ़ाने वाला तो है ही। अफसोस कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि अजगर मार सकूं, वरना कुछ टुकड़े तो मिल ही जाते। तभी सिस्टम की आवाज आई। पता चला मरे हुए अजगर में अजगर का खून वाली बदली हुई नस्ल है। तेरे बॉडी में पहले से ही अजगर के खून वाली आत्मा है। दोनों को जोड़ा जा सकता है। लिंग हुआंग बड़ा खुश हुआ। उसने लेंग यू सिंह से कहा कि तुम लोग चलो, मुझे थोड़ा रुकना है, फिर आता हूँ। उनके दूर निकलने के बाद उसने काली आत्मा से पूछा, कैसे जोड़ा जाए? काली आत्मा ने बताया, हाथ लगा और जोड़ हो जाएगा। उसने हाथ लगाया और जैसे ही हाथ लगाया, उसके बॉडी के अंदर मौजूद अमर सांप की आत्मा जाग गई और उसी अजगर के बॉडी में समा गई। थोड़ी ही देर में अजगर का बॉडी लाल टुकड़ों में बिखर गया और सब उसके माथे के अंदर दाखिल हो गए और अमर सांप की आत्मा से जुड़कर एक नीला एपिक पत्ता बन गया। उसका नाम था अमर बच्चा अजगर। लिंग हुआंग बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि किस्मत साथ दे गई। वो पाता है कि इस अमर बच्चे अजगर में 5 जबरदस्त हुनर हैं और जब ये आगे बढ़ेगा तो अपने आप बड़ा होकर अमर काला अजगर बन जाएगा। फिर वो पूछता है कि असली अजगर कौन से होते हैं? काली आत्मा समझाती है, ये खून के लेवल पर बांटे जाते हैं। जिनमें खून कम होता है वो नाम मात्र के अजगर होते हैं और जिनमें खून ज्यादा होता है वो असली अजगर कहलाते हैं। असली अजगर बहुत ताकतवर होते हैं। उनके लेवल के हिसाब से ताश के पत्ते भी एपिक, मिथिक, डिवाइन और अल्टीमेट डिवाइन होते हैं। लिंग हुआंग सोचता है बर्फीली देवी का ये तोहफा बहुत कीमती है। फिर वो तुरंत उस पत्ते से हुनर निकालना चाहता है। सिस्टम चालू होता है और उसे एक हुनर मिलता है, पूरा बचाव। उसे ये हुनर बहुत बेकार लगता है क्योंकि बाकी 4 तो बहुत बेहतरीन थे, पर ये हुनर भी कोई कम नहीं। 50% चोट बांध सकता है, जो उसके हाथापाई वाले तरीके के हिसाब से पूरा फायदेमंद है। फिर वो दूसरों के पीछे चलने लगता है। काली आत्मा चेताती है कि ये बच्चा अजगर तो अभी सबसे नीचे के लेवल पर नहीं है, वरना उस अप्सरा को मारने में हेल्पफुल होता। थोड़ी देर में लिंग हुआंग लेंग यू सिंह के पास लौटता है। पीछे ली यानशिन। उसे देखकर मन ही मन जलने लगता है। लिंग हुआंग लेंग यू सिंह से पूछता है, क्या वो गोल्ड अजगर असली अजगर था? लेंग यू सिंह नकारते हुए सिर हिलाती है। उसके बॉडी में 8% से ऊपर खून था। अगर अच्छे से पाला जाए तो आगे बढ़ते वक्त और बदल सकता है और खून 10% से ऊपर हो सकता है, जिससे वो नाम मात्र का अजगर बन सकता है। लिंग हुआंग उत्सुकता से पूछता है, क्या हमारे सेक्टर में असली अजगर देखा गया है? लेंग यू सिंह जरा सोचती है, शायद कभी था। तब ली यानशिन बीच में आकर कहता है, इस बारे में जानकारी मुझे थोड़ी बहुत है। उस अजगर को मारने के लिए कई धुरंधर मरे थे। आखिरकार एक देवता से हेल्प लेनी पड़ी थी और तब जाकर उसे मारा गया था। इसलिए इसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने छुपा लिया है। लिंग हुआंग सोचता है, तो मेरा बच्चा अजगर बड़ी दुर्लभ निकली। तब ली यानशिन के 2 साथी आगे बढ़कर कहते हैं, आगे करीब 3 किलोमीटर में उस 6 भुजा वाली अप्सरा का घर है। अब हम अलग होते हैं। लिंग हुआंग चलने ही लगता है कि लेंग यू सिंह उसे पकड़ लेती है और कहती है, जो ना हो सके वो मत करो। आत्मा तो जरूरी है, लेकिन आगे 3 और आत्माएं ले सकते हो। जरूरी नहीं कि यही लो, ना हो तो जबरदस्ती मत करो। लिंग हुआंग उसे थैंक यू देकर हंसते हुए बोलता है, चाहे तुम लोगों का काम कुछ भी हो, दुआ है कि सब ठीक हो। लेंग यू सिंह मुस्कुराती है, कहती है फिर मिलेंगे, और फिर वो तीनों लोग जंगल में खो जाते हैं। लिंग हुआंग सोचता है, वो लड़की कैसी अच्छी है, देखने में ठंडी लगती है पर दिल से बहुत अच्छी है। फिर वो सफेद चमगादड़ को बुलाकर उसी अप्सरा के घर की तरफ बढ़ता है। कुछ देर में वो उस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ ये अप्सरा रहती है। चूंकि ये न मरने वाली जाति है, इसलिए आसपास की सारी जानें सोख लेती है। यही वजह है कि ये इलाका हमेशा मुरझाया रहता है। लिंग हुआंग और सफेद चमगादड़ एक सूखे पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और सवेरा होने का इंतजार करते हैं ताकि उस अप्सरा की ताकत कम हो। पर अभी सामने ही 2 घूम रही हैं। अगर दोनों ने आ घेरा तो मरना पक्का है, इसलिए वो अकेली किसी को ढूंढते हैं ताकि एक एक कर मारे, क्योंकि सबसे निचले लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 को मारना जरूरी है। तभी सफेद चमगादड़ उसे रोकती है। वो देखता है तो उसकी आंखें निकल आती हैं। सामने वाली अप्सरा के 6 हाथों के पंजे बैंगनी रंग के हैं, यानी ये बदली हुई है। वो जरा सोचकर दोनों को एक साथ मारने का फैसला करता है। सफेद चमगादड़ ऑर्डर पाकर तेजी से अटैक करने लगता है। लिंग हुआंग को भरोसा था कि ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने देखा था कि ये अप्सरा चालाकी से अटैक नहीं करती। जब एक को दबा लो तो दूसरे पर चोट कर सकते हो, और इसका कमजोर हिस्सा उसका चेहरा है, इसलिए उसने सोचा कि सफेद चमगादड़ एक लाल वाली को रोके और वो खुद दूसरी बैंगनी वाली पर अटैक कर दे। मगर तभी वो बैंगनी वाली जो आगे खड़ी थी अचानक अपना सिर पीछे घुमाती है, उसे घूरती है और अपने 6 हाथों से तेज हवा के वार करती हुई उस पर झपट पड़ती है। लिंग हुआंग हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि ये जादू से भी अटैक कर सकती है। वो तुरंत तेजी से दूर भागने लगता है। सफेद चमगादड़ उसकी हेल्प को दौड़ता है, लेकिन वो उसे पहले लाल वाली को मारने का ऑर्डर देता है। तब लिंग हुआंग गन निकालकर फायर करना शुरू करता है, पर गोलियां उसके हाथों को नहीं तोड़ पाती। एक बड़े धमाके के साथ बैंगनी अप्सरा के 6 हाथ जमीन पर गिरते हैं। लिंग हुआंग बचने के लिए हवा में उछलता है, मगर वो हवा में ही लटका रहता है और फिर अगले ही पल उसी अप्सरा के हाथ से उसका सीना चीर देता है।